हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन MCQ क्वेश्चन है। दोस्तों, यह कम्पिटेटिव क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका यूपीपीसीएल JEE, यूपीआरवीएनएल JEE के लिए भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रीशियन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एग्जाम क्वेश्चन है। दोस्तों, यह एग्जाम क्वेश्चन है। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। आपका चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों यह आपका खुद का चैनल है। इस पर दोस्तों मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा। दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यह मिक्स क्वेश्चन है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। दोस्तों, इसमें कह रहा है ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी कास्ट आयरन, डी पीतल। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, सिलिकॉन इस्पात। ट्रांसफार्मर को निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन इस्पात। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दोस्तों कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ए चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर, बी स्रोत की आवृत्ति पर, सी लपेट संख्या पर, डी पावर फैक्टर पर। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है, लपेट संख्या पर। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है लपेट की संख्या पर। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता। दोस्तों, इसमें प्राइमरी जो वोल्टेज है उसको आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता क्या होगी? ए आधी रह जाएगी, बी पूर्ववत रहेगी, सी दोगुनी हो जाएगी, डी चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, पूर्ववत रहेगी। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, जो एम्पलीफायर होती है दोस्तों, उसकी तुलना में ट्रांसफार्मर ये आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, बी आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, सी आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग। यह दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब पूछे गए हैं कहीं क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर का उपयोग ... की परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ए शक्ति, बी वोल्टेज, सी आवृत्ति, डी पावर फैक्टर। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है, ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता ... के द्वारा संतुलित होती है। ए सेकेंडरी वोल्टता, बी प्राइमरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सी सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, डी प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न हुए वोल्टता ह्रास। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है? मतलब दोस्तों, यह क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर की जो अतितापन मतलब दोस्तों उष्मा बढ़ जाने के मतलब क्या कारण हो सकता है? ए उच्च परिवेशी तापमान, बी निवेश वोल्टता अति निम्न, डी अत्यधिक भार, डी प्राइमरी से सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर आर्क। अत्यधिक भार ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है? अत्यधिक भार। दोस्तों, यह कारण हो सकता है। दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज
नहीं होता है दोस्तों। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है? ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बी पावर ट्रांसफार्मर, सी आदर्श ट्रांसफार्मर, डी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर, चुंबकीय लीकेज नहीं होता, आदर्श ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड उत्पादन साइड के रूप में जाना जाता है डॉट डॉट डॉट। दोस्तों ए प्राइमरी वाइंडिंग, बी सेकेंडरी वाइंडिंग, सी कम वोल्टेज की ओर, डी उच्च वोल्टेज की ओर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर बी है, सेकेंडरी बाइंडिंग। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी बाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम शक्ति हो, बी प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा पहले तार से लपेटी गई हो, सी में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम धारा हो, डी में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट हो। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी बाइंडिंग दोस्तों में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेट हो। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होता है। दोस्तों सेल टाइप के लिए छोटे जो प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः इसमें प्रयोग होता है डॉट डॉट डॉट। ए ई और आई प्रकार के कोर, बी ई और एफ प्रकार के कोर, सी ई और ई प्रकार का कोर, डी टी और यू प्रकार का कोर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका राइट आंसर ए है, ई और आई प्रकार का कोर। ई और आई प्रकार का कोर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। दोस्तों ये जो ई और आई प्रकार का कोर है, ई और एफ प्रकार का कोर है, ई और ई प्रकार का कोर है, इसमें कौन कौन से कोर होते हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर में कोर बनाए जाते हैं, इसका डिटेल मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं। सिर्फ इसी के बारे में होगा, सेल टाइप के जो कोर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक छोटी सी वीडियो रहेगा आपके लिए। ये दोस्तों फ्री आपका वीडियो है, आप हमारे चैनल में कभी भी जाके आप पढ़ सकते हैं। आपको 1 रुपये नहीं देने हैं हमारे चैनल पर और ना 1 रुपये कोई लेगा। दोस्तों बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा आपके लिए। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कोर से आपको वीडियो लाने वाला हूँ। आपका आगे क्वेश्चन है ए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उच्च आवृत्ति पर हर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? दोस्तों उच्च आवृत्ति पर हर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है? ए एल्युमिनियम कोर, बी लौह कोर, सी वायु कोर, डी खुली लौह कोर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका राइट आंसर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है। ए एक दूसरे से 180 अंश पर, बी एक दूसरे से 90 अंश पर, सी एक दूसरे से 0 डिग्री पर अर्थात फेज में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, एक दूसरे से 180 पर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 kVA 240 वोल्ट प्रति 220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करंट की गणना कीजिए। ए 4.16 एम्पियर, बी 6.72 एम्पियर, सी 8.33 एम्पियर, डी 9.12 एम्पियर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका राइट आंसर इसमें सी है, 8.33 एम्पियर।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए दोस्तों, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा ए पूर्ण शक्ति, बी शून्य शक्ति, सी 86.6% शक्ति, डी 58% शक्ति। 58 जिसे 58 कहते हैं दोस्तों, 58% शक्ति। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, आपका राइट आंसर इसमें डी है 58%, 58% शक्ति। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कॉइल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए, कॉइल जल जाए कोष्टक में है दोस्तों, ओपन सर्किट हो जाए, मतलब ओपन सर्किट हो जाए, खुला सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा 58% शक्ति, 58% शक्ति प्रदान करेगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में डॉट 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 प्राइमरी वाइंडिंग होती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग होती है 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों आपको बताना है 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, कितनी होती है 3 फेज ट्रांसफार्मर में दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं, 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर डॉट 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 प्रयोग किए जाते हैं। ए ऑटोमोबाइल्स में, बी वोल्टता में लघु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, सी वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन हेतु, डी नियत आउटपुट वोल्टता हेतु, नियत आउटपुट वोल्टता हेतु। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाते हैं। आपका राइट आंसर इसमें ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हो दोस्तों, जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हो तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, बी ऑटो ट्रांसफार्मर, सी रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, डी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है ऑटो ट्रांसफार्मर। मैं क्वेश्चन को दोस्तों फिर दोहरा दे रहा हूँ, जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से दोस्तों सेकेंडरी और दोस्तों प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं वो तो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर इनपुट हो रहा है, लोड है और आउटपुट है, ये लगे हुए हैं आपका ट्रांसफार्मर। निम्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मर बनाया गया है तो इसमें ये पूछ रहा है, चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है तो मतलब दोस्तों ये कौन सा ट्रांसफार्मर है ये पूछ रहा है। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, बी अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है, सी धारा ट्रांसफार्मर है, डी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऐसी फिगर में दोस्तों कहीं भी आपको फिगर मिलता है तो आप समझ जाइए अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर, ये अपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है ए ऑटो ट्रांसफार्मर, बी टोंग टेस्टर, सी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, डी वैरिएक। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है टोंग टेस्टर। कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है टोंग टेस्टर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ दोस्तों, आपको आगे क्वेश्चन लाया हूँ, मैं आपको लगवाने वाला हूँ दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक 44 kVA 11,000 प्रति 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक 44 kVA 11,000 प्रति 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 25 सेकेंडरी लपेट हैं। प्राथमिक वाइंडिंग की लपेट संख्या तथा दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या तथा
प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा की गणना कीजिए। दोस्तों इसमें बताना क्या है क्वेश्चन में बताना क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाह कितना होगा। जब दोस्तों 44 kVA उसका दोस्तों 11,000 प्रति 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 25 सेकेंडरी लपेट हूँ। दोस्तों इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। हमें क्या क्या पता है पहले ये लिखेंगे दोस्तों। ज्ञात है पहले प्राथमिक का निकालेंगे। प्राथमिक हमारे वाइस पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और क्या लिख रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में पूरा मतलब यहाँ पर लिखा नहीं जा पाएगा, तो थोड़ा सा आप समझना। यहाँ पर प्राथमिक वोल्टता होगा प्राथमिक वोल्टता क्या होता है दोस्तों, ईपी। प्राथमिक वोल्टता ईपी बराबर 11,000 वोल्ट होगा। और सेकेंडरी में क्या होगा दोस्तों, एक न्यू पेज लेने वाले हैं। दोस्तों देखिए सेकेंडरी वोल्टता दोस्तों कितना है, ES बराबर 220 वोल्ट। और दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट संख्या कितना है दोस्तों, NS बराबर 25। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। ES EP बराबर NS बटे में NP। दोस्तों हमें क्या क्या पता है, EP पता है 11,000 वोल्ट, और ES पता है किसका, प्राथमिक वोल्टता का जो है EP 11,000 वोल्ट पता है, और सेकेंडरी वोल्टता का ES जो होता है, EP मतलब दोस्तों प्राइमरी हो गया, प्राथमिक हो गया प्राइमरी, और ES मतलब दोस्तों सेकेंडरी हो गया। 220 वोल्ट है। और दोस्तों सेकेंडरी जो लपेट संख्या है NS जो संख्या है NS का वो 25 है, वो 25 दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों, और 220 भी दिया है, 11,000 भी दिया है। और दोस्तों हमारा सूत्र क्या कह रहा है, ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP से, मतलब से। दोस्तों इसको इसी पे रखने पर, इस पे मान रखने पर क्या हो गया, तो हमें क्या निकालना है, पहले ये पता करना है कि हमें निकालना क्या है। NP हमें निकालना है, तो NP इक्वल टू NS दिया गया है गुणे NS दिया गया है, और दोस्तों EP दिया गया है, और ES बटे में ES। दोस्तों अब इसी पे मान रखेंगे दोस्तों, उस पर मान रखने पर कितना होगा, 25 गुणे NS का मान 25 है, EP का मान 11,000 बटे में 220 ES का मान। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा दोस्तों 1250 निकल कर आएगा, 1250 निकल कर आएगा। अब आगे है दोस्तों, और हमें क्या पता है दोस्तों, और हमें पता है KVA का मान पता है दोस्तों। इसको हमें क्या मिल गया, NP का मान मिल गया है, 1250, और KVA का मान निकालना है, तो EP का मान हमें पता है। EP का मान कितना है दोस्तों, जो दोस्तों प्राइमरी या प्राथमिक वोल्टता है 11,000 वोल्ट हमें पता है। और दोस्तों IP का मान धारा, IP का मान धारा हमें निकालना है, धारा का मान IP। तो दोस्तों KVA का मान 44 दिया गया है क्वेश्चन में, और 1000 किलोवाट होता है दोस्तों, 1000 किलोवाट होता है, तो इसका 1000 मान यहाँ पर रखा गया है KVA का दोस्तों। इक्वल टू EP का मान कितना है दोस्तों, 11,000, और हमें क्या निकालना है, IP।
दोस्तों हमें आईपी निकालना है, प्राथमिक धारा आईपी प्राथमिक धारा इक्वल टू कितना है दोस्तों, कितना मान रखना है, 44 गुणे 1000 बटे में 11,000 बटे में 11,000। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 4 एम्पियर मान निकल कर आएगा। दोस्तों ये प्राथमिक धारा है। अब सेकेंडरी धारा को निकालेंगे। दोस्तों ये इसका मान जो प्राथमिक धारा है आईपी जो है दोस्तों 4 एम्पियर है प्राथमिक धारा। अब दोस्तों आपका आगे जो है एवं सूत्र इक्वल टू ES बटे EP इक्वल टू IP बटे में IS से दोस्तों सेकेंडरी धारा IS इक्वल टू EP गुणे IP बटे में दोस्तों ES है, बटे में ES है, IS इक्वल टू EP गुणे IP बटे में ES। ये आपका सूत्र है दोस्तों। इसी पे मान रखना है 11,000 गुणे IP का मान दोस्तों क्या निकल के आया प्राथमिक धारा में आपका जो धारा निकल के आया था IP 4 एम्पियर निकल के आया हुआ था। यहाँ पर IP का मान 4 रख देंगे और ES का मान क्या है दोस्तों, ES का मान क्या है 220 वोल्ट। इसे सॉल्व करने पर दोस्तों 200 एम्पियर ये दोस्तों आपका दोनों निकल कर आ गया। सेकेंडरी का निकल के आ गया 200 एम्पियर और प्राथमिक जो प्राइमरी होता है दोस्तों वो 4 एम्पियर आपका धारा निकल के आ गया। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एकल फेज दोस्तों एकल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 6600 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से संयोजित है दोस्तों, यदि कोर क्षेत्रफल दोस्तों 0.05 वर्ग मीटर मतलब दोस्तों मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर तथा फ्लक्स घनत्व कितना दिया गया है दोस्तों 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्राथमिक तथा सेकेंडरी कुंडलन की लपेट संख्या की गणना कीजिए। दोस्तों इसमें लपेट संख्या बतानी दोस्तों, यनियस बताना है, लपेट संख्या की गणना कीजिए। सेकेंडरी कुंडलन की वोल्टता 220 वोल्ट है दोस्तों। सेकेंडरी जो कुंडलन है उसकी जो वोल्टता है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। दोस्तों हमें क्या क्या पता है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या पता है, हमें प्राथमिक वोल्टता पता है, EP हमें पता है 6600 वोल्ट। और इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और हमें क्या पता है सेकेंडरी वोल्टता ES 200 कहाँ गया है दोस्तों 220, यहाँ पर पता है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट हमें ES पता है। और कोर क्षेत्रफल भी पता है दोस्तों, यहाँ पर रहा कोर क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर दोस्तों मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों क्षेत्रफल है। और हमें फ्लक्स घनत्व भी पता है BM, जिसे फ्लक्स घनत्व BM कहते हैं। हमें ये भी पता है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और हमें आवृत्ति भी पता है F आवृत्ति भी पता है, यहाँ पर F 50 हर्ट्ज। और इसका सूत्र होता है दोस्तों, मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। क्या क्या पता है, ज्ञात है प्राथमिक वोल्टता EP बराबर 6600 वोल्ट। अब न्यू पेज लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी वोल्टता ES इक्वल टू
220 वोल्ट। और दोस्तों कोर क्षेत्रफल, ये जितने लिख रहे हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन में दिया गया है और हमें पता भी है दोस्तों। क्षेत्रफल ये 0.05 मीटर स्क्वायर। दोस्तों फ्लक्स घनत्व हमें पता है कितना है दोस्तों, BM इक्वल टू 1.5 में फ्लक्स घनत्व दोस्तों 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और दोस्तों हमें आवृत्ति भी पता है, आवृत्ति F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र है EP बराबर 4.44 गुणे BM गुणे F गुणे NP गुणे A से। दोस्तों ये हमारा रहा सूत्र। अब दोस्तों निकालना क्या है, प्राथमिक कुंडलन लपेट। दोस्तों ये निकालना है प्राथमिक कुंडलन लपेट। NP प्राथमिक कुंडलन लपेट NP इक्वल टू 6600। यहाँ पर 4.44 मान रखने पर दोस्तों 1.5 गुणे 0.05 गुणे 50 हर्ट्ज। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर 39639। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 39396। ये हमारा दोस्तों NP निकल करके आएगा। कौन सा निकल के आएगा, NP किसका निकल के आएगा, प्राथमिक कुंडलन का दोस्तों यह NP दोस्तों NP निकल के आएगा, NP प्राथमिक कुंडलन लपेट का। दोस्तों अब आगे है, अब सेकेंडरी बाइंडिंग का निकालना है। सूत्र है दोस्तों ES बराबर EP इक्वल टू NS बटे NP से। दोस्तों सेकेंडरी कुंडलन लपेट NS इक्वल टू ES गुणे NP बटे में EP। दोस्तों इसी पर मान रखने पर 220 गुणे 396 किसका है, NP का मान। दोस्तों NP का मान कितना निकल के आया, 396 निकल कर आया है। और EP का मान दोस्तों दिया गया है 6600। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा 132 टर्न दोस्तों सेकेंडरी कुंडलन का लपेट आएगा। दोस्तों 132 ध्यान देंगे दोस्तों, 132 ये आपका आंसर है, दोस्तों यह आपका आंसर निकल करके आ गया। मैं दोस्तों ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आप दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपका यह मिक्स क्वेश्चन था, इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन था। दोस्तों यह आपका चैनल है, दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।